शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसे किसी मीम ने इतना रुइन किया होगा जितना कि इस मीम ने इंटरस्टेलर मूवी को रुइन किया है। इवन इसके अलावा भी आपको इंटरस्टेलर मूवी से रिलेटेड न्यूमरस मीम इंटरनेट पे मिल जाएंगे। एक ऐसी मूवी जो जब रिलीज हुई थी तब भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई थी, बहुत से लोगों को बोरिंग और लेंदी लगी थी। इनफैक्ट जिसके ऑस्कर नॉमिनेशंस में भी सिर्फ उसको टेक्निकल कैटेगरीज में ही अवार्ड मिला था। लेकिन आज अपनी रिलीज के 10 साल बाद भी इंटरस्टेलर को 21st सेंचुरी की एक मेन साइंस फिक्शन मूवी माना जाता है। और इस टाइमलेस क्लासिक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरस्टेलर वापस से थिएटर्स में रिलीज हुई है, वो भी अपने 10th एनिवर्सरी के चलते, जो कि पहले दिसंबर में रिलीज होनी थी, बट सिंस उस टाइम पे पुष्पा 2 रिलीज होनी थी तो इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया। और अब जब ये फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई है तो ऐसा क्या है इस मूवी में जो आज भी लोग इसे एक साइंटिफिक मार्वल मानते हैं, एक बेस्ट फ्यूचरिस्टिक मूवी मानते हैं। तो अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, शायद इसको देखने के बाद आपका ये मूवी देखने का मन भी बन जाए। तो सबसे पहले तो ये कि इंटरस्टेलर को वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट मूवीज माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसके प्री प्रोडक्शन के टाइम पे ही 2 स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी गई थी, और वो किसी और ने नहीं बल्कि एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट किप थॉर्न ने रखी थी, जिन्होंने इसे डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के साथ मिलकर बनाया। और जिसमें पहली गाइडलाइन ये थी कि कुछ भी मूवी में ऐसा नहीं होना चाहिए जो फिजिक्स के या साइंस के लॉज के खिलाफ हो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो भी क्रिएटिव फ्रीडम या क्रिएटिव स्पेक्यूलेशंस आएंगी मूवी के अंदर वो सिर्फ साइंस के बेसिस पे ही क्रिएट होनी चाहिए, ना कि किसी स्क्रीन राइटर के क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से। और थैंक्स टू दीज गाइडलाइंस, जिन्होंने भी इंटरस्टेलर मूवी देखी है उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक इमोशनल जर्नी वाली मूवी नहीं है, बल्कि इसमें रियल साइंस और थ्योरीज यूज की गई हैं जिससे मूवी साइंटिफिकली ऑथेंटिक लग सके। अब जिन्हें इंटरस्टेलर की स्टोरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है उन्हें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं विदाउट द मेजर स्पॉयलर्स ऑफ कोर्स। तो 2 hours 49 minutes की मूवी है जिसकी स्टोरी सेट है नियर फ्यूचर में, जहां पर ह्यूमैनिटी जो है वो एकदम एक्सटिंक्शन तक पहुंच गई है। अर्थ जो है अब रहने के काबिल नहीं रही है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और सॉइल की डिग्रेडिंग क्वालिटी के साथ साथ डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो अब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं इस दुनिया में। और ऐसे टाइम पे नासा के साइंटिस्ट का एक ग्रुप सैटर्न के पास एक वर्म होल को डिस्कवर करता है जिसके थ्रू कुछ ऐसे प्लैनेट्स मिल सकते हैं जो रहने के काबिल हो। अब जो हमारा मूवी का लीडिंग प्रोटैगनिस्ट है कूपर, जो एक्चुअल में एक फॉर्मर नासा पायलट होता है, लेकिन इस एपोकैलिप्टिक सिचुएशन की वजह से एक फार्मर बन गया है जिसके 2 बच्चे हैं, तो उनको छोड़ के ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कैसे वो इस मिशन पे जाने के लिए अग्री करता है और फिर आगे क्या क्या होता है, यही इस मूवी की मेजर स्टोरी है। और इस मूवी की एक खास बात ये है कि ये सिर्फ एक ना स्पेस ट्रैवल मूवी नहीं है, इसमें एक इमोशनल कंपोनेंट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्या ह्यूमन रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस है और कैसे हमें अपने प्लैनेट को वैल्यू करना चाहिए, तो वो सारी चीजें इस मूवी में बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलती है। एंड इंटरस्टेलर इसलिए भी ज्यादा स्टैंड आउट करती है क्योंकि जो अटेंशन टू डिटेल एंड रियलिज्म इस मूवी में देखने के लिए मिलता है ना, वो शायद ही आपको किसी और मूवी में देखने के लिए मिलेगा। जैसे जो इस मूवी में डस्ट स्टॉर्म्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो एक्चुअल में 1930s में अमेरिका में जो डस्ट बोल हुआ था उसकी सेटिंग से इंस्पायर्ड है। और जो मूवी की स्टार्टिंग में इंटरव्यूज भी दिखाए गए हैं वो कोई एक्टर्स नहीं है, कोई फेक इंटरव्यूज नहीं है, वो रियल इंटरव्यूज हैं सर्वाइवर्स के, जिनको 2012 की मूवी द डस्ट बोल में भी फीचर किया गया था। इनफैक्ट मूवी में जो बड़े बड़े डस्ट क्लाउड्स देखने के लिए मिलते हैं वो एक्चुअल में पिक्चर के लिए क्रिएट किए गए थे। कोई CGI नहीं, कोई VFX नहीं, कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं, वो सब कुछ ऑन लोकेशन क्रिएट किया गया था लार्ज फैंस और सेल्यूलोज सिंथेटिक्स डस्ट को यूज करके। इनफैक्ट जब आप मूवी देखोगे तो आप ये चीज रियलाइज करोगे कि मैक्सिमम ऑफ द सीन्स जो हैं वो ग्रीन स्क्रीन पे नहीं शूट किए गए हैं। बहुत से सीन्स के लिए रियल प्रोजेक्टर्स को यूज किया गया था जिससे जो एक्टर्स हैं उनका एक रियल रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा सके। जैसे जो भी स्पेस विजुअल्स मूवी में देखने के लिए मिलते हैं वो कोई भी CGI VFX नहीं था, सब प्रोजेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया था। इनफैक्ट मूवी में जो हमें 2 रोबोट्स देखने के लिए मिलते हैं, टार्स और केस, तो उनके लिए भी मिनिमम CGI यूज किया गया था। उनके लिए एक रोबोट फ्रेम बना के एक्टर बिल अर्विन से कंट्रोल कराया गया था एंड उनको पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे स्क्रीन से बाद में इरेज किया गया था। और सिमिलरली अटेंशन टू डिटेल पे इतना ज्यादा काम हुआ था कि आप बाकी साइफाई मूवीज में ये देखते हो कि स्पेस में भी ना एक्सप्लोजन्स पे आवाज आती है, लेकिन जैसे इंटरस्टेलर में वो स्पेस वाला सीन आता है तो एकदम से सारी साउंड गायब हो जाती है
क्योंकि रियलिटी में स्पेस में कोई साउंड नहीं होती, कोई साउंड ट्रैवल नहीं करती और इसीलिए उस सीन में आपको एक भी आवाज नहीं सुनाई देती। और इसी तरह जो और चीजें हैं ना जो इस मूवी को यूनिक बनाती है वो ये भी है कि जो इतने कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ये मूवी बहुत डिटेल में और जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझाने की कोशिश करती है। जैसे जो गारगेंटुआ है जो मूवी में एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाया गया है, तो उस टाइम पे ब्लैक होल थ्योरी था क्योंकि उसकी कोई भी एक्चुअल इमेज किसी के पास भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इस मूवी की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए किप थॉर्न ने एक्चुअल इक्वेशंस पे काम किया था, जिसकी वजह से एक एक्यूरेट इमेज ऑफ ब्लैक होल मिल पाई थी और जिसको VFX से नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशन से जनरेट किया गया था। इनफैक्ट ये इतना एक्यूरेट था कि इसके बेसिस पे ही बाद में रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए थे। और ऐसे ही इस मूवी में जो वर्म होल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, बहुत सी मूवीज में तब तक 2D का कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये एक ऐसी मूवी थी जिसने इसको पहली बार 3D में डिपिक्ट किया था। और ऐसे ही जो मिलर्स प्लैनेट दिखाया गया है जहाँ पे बिताया हुआ 1 घंटा इज इक्वल टू धरती के 7 साल, तो वो भी कुछ ऐसी वाइल्ड इमेजिनेशन नहीं थी, वो भी बेस्ड थी ऑन आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ये एस्टैब्लिश करती है कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी कहीं पे होगी उतना ही ज्यादा स्लो टाइम वहां पे चलेगा। और ये सारी चीजें तो इस मूवी की कमाल की है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्राइकिंग विजुअल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी है वो आउटस्टैंडिंग है और उसके साथ कंबाइंड है हैंस जिमर का म्यूजिक, जिनको क्रिस्टोफर नोलन ने कोई स्क्रिप्ट नहीं दी थी, कोई स्टोरी नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना एक्सेप्शनल बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया है। जैसे जैसे मूवी चलती है आप एक एक सीन को उसके म्यूजिक से फील करते हो और वो चीज इस मूवी के बारे में इनक्रेडिबल है। और इस मूवी की एक और चीज जो इसे और ज्यादा एलिवेट करती है वो है इसकी कास्ट और उसकी परफॉर्मेंसेस। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन आपको फिर भी एक एक कैरेक्टर याद रह जाता है क्योंकि इतनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस है सबकी। इवन अब जब इसे थिएटर्स में देखने का मौका मिला है, फर्स्ट टाइम थिएटर्स में नहीं देखा था, तो अब थिएटर में जो ओवरऑल एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है वो एकदम ही अनमैचेबल लगेगा। मूवी के अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे और जो इसका क्लाइमैक्स है वो कुछ लोगों के लिए डिबेटेबल है कि हाँ क्या दिखा दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मूवी को एब्जॉर्ब होने दोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ रियलिटी भी हो सकती है। और एक और चीज जो क्रिटिसाइज हुई थी जब ये मूवी रिलीज हुई थी, तो वो थी इस मूवी की पेसिंग। लेकिन आज समझ में आता है कि आप 3 घंटे की एक पुष्पा 2 देख लो और ऑलमोस्ट 3 घंटे की ये मूवी देख लो, तो आपको डेफिनेटली इसकी पेसिंग ज्यादा मीनिंगफुल लगेगी। इसमें जो लॉन्ग शॉट्स हैं, जो इमोशनल डेप्थ आपको देखने के लिए मिलती है, जो डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो सिर्फ स्टोरी पे फोकस नहीं कराती, इनफैक्ट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आपको मूवी दिखाती है। और वो जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत कम मूवीज ही क्रिएट कर पाती है। और वैसे तो इस मूवी में बहुत सारी डिटेल्स थी, बहुत सारे कमाल के सीन्स थे, लेकिन जो एक सीन मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है वो है इस मूवी का डॉकिंग सीन, जब कूपर का जो स्पेसशिप है एंड्योरेंस, वो जो आके सिंक करता है डॉकिंग स्टेशन की स्पीड से, अपनी स्पेसशिप की स्पीड को मैच कराता है, वो सीन थिएटर में देखना एक क्रेजी एक्सपीरियंस है, एकदम ही माइंड ब्लोइंग लगता है थिएटर्स में। तो अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है या देख रखी है तो आपके पास एक गोल्डन चांस है इसको थिएटर्स में अभी देखने के लिए। बाकी आपका इस मूवी से रिलेटेड कौन सा ऐसा फेवरेट सीन है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और इस मूवी से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स पता हो, ट्रिविया पता हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा, उनकी मदद हो जाएगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।